हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और चलिए पढ़ते हैं आज ट्वेल्थ क्लास की रेनबो बुक का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन। और ये एक कविता है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। विलियम शेक्सपियर एक अंग्रेज़ कवि हैं, नाटककार भी हैं, अभिनेता तथा नाटककार दोनों आप उनको कह सकते हो। और बहुत सारी उनकी कृतियाँ हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और कविताएं लिखने में बहुत ज़्यादा उनका योगदान है। उन्होंने सोनेट के रूप में भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। सोनेट होती है 14 पंक्तियों की जो कविता लिखी जाती है, उसको सोनेट बोलते हैं। अगर अगर विलियम शेक्सपियर के बारे में मैं बताना शुरू करूंगी तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्टली बस सिर्फ इस कविता के बारे में चर्चा करते हैं कि इसके पोएट जो हैं वो आपको याद रखने हैं कि वो विलियम शेक्सपियर हैं। कविता का जो नाम है वो है द सेवन एजेस ऑफ मैन, यानी मानव की 7 अवस्थाएं। और स्टार्ट करने से पहले कविता को मैं आपको इसका एक बार थोड़ा सा समरी बता देती हूँ कि इस कविता में आखिर कवि कहना क्या चाहते हैं। कि कवि जो हैं इस कविता में ये बताना चाह रहे हैं कि मानव जो जीवन है उसको उन्होंने 7 स्टेजेस यानी 7 अवस्थाओं में बांटा है। और उन अवस्थाओं का ही इस पूरी कविता में वो चर्चा करते हैं। तो ये जो 7 अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? शेषवास अवस्था यानी कि बचपन, विद्यार्थी सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे एक प्रेमी की, चौथे नंबर पे एक सैनिक की अवस्था, फिर एक न्यायाधीश की अवस्था, फिर पेंटोलोन अवस्था और वृद्धावस्था। यानी अलग से पूरी की पूरी जो 7 अवस्थाएं हैं उनमें क्या क्या मनुष्य जीवन में परिवर्तन आते हैं वो सारे के सारे इसमें कवि के द्वारा बताए गए हैं। मानव की जो सभी 7 अवस्थाएं हैं वो सारी की सारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उनकी विशेषताओं के साथ इसमें वर्णन किया है कवि ने। जैसे प्रथम वो एक शिशु के रूप में रोता है, उल्टी करता है। द्वितीय में वो बिल्कुल भी उसकी इच्छा नहीं होती लेकिन फिर भी उसको स्कूल भेजा जाता है, तो वो बिल्कुल घोंगे की तरह रेंगता रेंगता धीमे धीमे स्कूल तक जाता है। और उसका स्कूल का पूरा जब जीवन पूरा होता है तो तृतीय अवस्था जब आती है तो वो एक प्रेमी के रूप में एक भट्टी के सामने भट्टी के जैसे आहें भरता है। और फोर्थ जो चतुर्थ अवस्था है उसमें वो एक सैनिक के रूप में खोखली प्रतिष्ठा तलाशता रहता है। पांचवी जो अवस्था है उसमें एक न्यायाधीश के रूप में उसे बुद्धिमानी से भरी हुई कहावतें और आधुनिक उदाहरण खूब आते हैं। और जो छठी अवस्था है उसमें वो एक कुरूप वृद्ध के रूप में उसका वर्णन किया गया है और उसके मुख से हवा निकलती रहती है, यानी वो हल्का हल्का बूढ़ा होने लग गया है। और सप्तम जो अवस्था है उस अवस्था में आते आते व्यक्ति जो है वापस से दोबारा से उसका जो द्वितीय बचपन है उस रूप में पहुंच जाता है। तो इस तरह से पूरी की पूरी इस कविता में जो 7 स्टेजेस हैं मनुष्य जीवन की उनके बारे में वर्णन किया है। तो कविता स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या आपको ये कविता समझ में आई और कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेवन एजेस ऑफ मैन। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स। यानी ये जो संसार है, स्टेज का मतलब होता है मंच। कवि ऐसा कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये एक मंच की तरह है, स्टेज की तरह है। मियरली यानी केवल, केवल एक मंच ही है। एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स, और इसमें रहने वाले जितने भी स्त्री और पुरुष हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। यानी वे इस एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलने का रास्ता और एंट्रेंस होता है आने का रास्ता। यानी मंच पर आने का रास्ता और मंच पे बाहर जाने का रास्ता, 2 रास्ते हैं। ये दुनिया एक पूरा का पूरा मंच है जिसमें ये जो कलाकार हैं, जो अभिनेता और अभिनेत्रियां जिस तरह से मंच पे आते हैं, एक तरफ से आते हैं और दूसरी तरफ से प्रस्थान कर जाते हैं, वैसे ही ये दुनिया भी एक मंच है। इसमें पुरुष और स्त्री जो हैं वो जन्म लेते हैं और इस मंच में एक तरफ से वो प्रवेश करते हैं और दूसरी तरफ से वो प्रस्थान कर जाते हैं। एग्जिट यानी वापस जाना और एंट्रेंस यानी अंदर आना। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स। और हर मनुष्य जो है वो इस मंच पर जब प्रवेश करता है और प्रस्थान करता है तब तक वो कोई ना कोई अपना रोल प्ले करके जाता है। और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कई तरह की भूमिकाएं अदा करता है।
हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस एट फर्स्ट द इन्फेंट, यानी ये भूमिकाएं अथवा अभिनय उसके जीवन की 7 अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहली जो अवस्था है उसके बारे में पोएट जो है वो ये कह रहे हैं, एट फर्स्ट, यानी सबसे पहली जो अवस्था वो है वो ये है, एट फर्स्ट द इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है बिल्कुल जो बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल नवजात बच्चा जो होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट की। शुरू शुरू में जो शिशु है, सबसे पहले वो एक शिशु होता है, अर्थात शेषवावस्था जो होती है वो सबसे पहली अवस्था होती है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म। प्यूकिंग का मतलब होता है उल्टी करना, और म्यूलिंग का मतलब होता है रोते हुए, मिमियाते हुए, जैसे बच्चा करता है ना बिल्कुल जब छोटा सा होता है तब। तो वो क्या, नर्स यानी जो ध्यान रखने वाली जो उसकी धाय है उसके हाथ में जब गोदी में होता है तो वो रोता भी है, बिलखता भी है और उल्टियाँ भी करता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सेशल, यानी उसके बाद में वो क्या बन जाता है, सैचल का मतलब होता है छोटा थैला लिए हुए, वो क्या एक स्कूल जाने वाला बच्चा बन जाता है। यानी पहले उसका बचपन बिल्कुल छोटा होता है, फिर वो जब थोड़ा सा बड़ा होता है, सबसे पहले शिशु होता है तो वो धाय की भुजाओं में रोता है, उल्टी करता हुआ बड़ा होने लग जाता है, और फिर जब वो शैशव काल के बाद उसकी जो अवस्था आती है उसमें वो स्कूल जाने वाला बच्चा बन जाता है। और एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, और वह शिकायत करता हुआ यानी आनाकानी करता हुआ छोटा सा थैला हाथ में लिए लिए सुबह सुबह, अनविलिंगली यानी बिना मन के, उसका बिल्कुल मन नहीं होता स्कूल जाने का। एंड देन द लवर, ये अगली स्टेज आ जाएगी लवर वाली। उससे पहले तक हम यहीं तक इसको मैं समझाती हूँ आपको कि क्या हुआ, शिकायत करता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, वाइनिंग यानी शिकायत करता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, फिर वो जो बच्चा है वो अपना एक छोटा सा सैशल लिए हुए यानी छोटा सा जो थैला है उसको लिए हुए, शाइनिंग यानी चमकते दमकते हुए, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगते हुए भी। कई बार जैसे बच्चों को आपने देखा हो, कभी बड़े उत्साह से चलते हैं, कभी बिल्कुल मरे मरे से चलते हैं, कभी बार ऐसे एकदम पाँव घसीटते घसीटते चलते हैं, रेंगते रेंगते, जैसे कि कोई स्नेल हो। स्नेल का मतलब होता है घोंगा यानी सीपी आदि। तो उसकी तरह से अनविलिंगली यानी उसकी इच्छा नहीं है स्कूल जाने की, लेकिन फिर भी उसको स्कूल जाना पड़ रहा है। इस तरह से वो स्कूल का जो उसका जीवन है वो पूरा होता है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं देन द लवर, और उसके बाद में जो स्टेज आती है वो किसकी होती है, वो अवस्था होती है एक प्रेमी की, युवा प्रेमी की अवस्था होती है। साइंग लाइक फर्नेस एंड विथ अ वोफुल बैलेट मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। यहाँ तक ही आप देखिए, जो उसकी तीसरी जो अवस्था है वो एक प्रेमी, युवा प्रेमी की अवस्था होती है। प्रेमी के रूप में वह जलती हुई भट्टी के समान गरम गरम आहें भरता है। वो फूल का मतलब होता है दर्द भरा, फर्नेस का मतलब है जलती हुई भट्टी, और साइन का मतलब होता है आह भरते हुए, और बैलेट का मतलब होता है गीत गाना, कि मिस्ट्रेस यानी प्रेमिका, और आईब्रो यानी आँखों के जो ऊपर की जो भौहें होती हैं उनको, ऊपर उनके जो बाल होते हैं उनको बोला जाता है। तो जब वो प्रेमी की अवस्था में होता है तो वो अपनी प्रेमिका की याद में आहें भरता रहता है, भट्टी के समान, जैसे भट्टी में से गरम गरम हवा निकलती है वैसे ही उसकी सांसों में से गरम गरम आहें निकलती हैं, और अपनी प्रेमिका की भौहों की प्रशंसा में वह दर्द भरा गीत भी बनाता है। उसके बाद जो अवस्था आती है वो होती है एक सैनिक की अवस्था, देन अ सोल्जर। उसके बाद में जो अवस्था आती है वो एक सैनिक की अवस्था होती है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट जेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वेरल सीकिंग द बबल रेपुटेशन even in the cannon's mouth, and then the justice in fair round belly with good कैपन लाइंड, यानी फिर एक सैनिक के रूप में वो अजीब अजीब संकल्प करता है, तेंदुए के समान दाढ़ी बढ़ाए हुए रहता है, और अच्छा सम्मान प्राप्त करने के लिए उसमें ईर्ष्या भी आ जाती है। लड़ाई के लिए वो हमेशा तैयार रहता है, हमेशा उसकी वो प्रतिष्ठा को वो तलाशता रहता है, चाहे वो बुलबुलों के समान खोखली ही क्यों ना हो, लेकिन उसके मन में ये चीज़ें होती हैं। इसके लिए वह तोप के मुंह में जाने को भी तैयार हो जाता है। तो इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे सोल्जर का मतलब होता है सैनिक,
ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, संकल्प करना। बियर्डेड मतलब होता है दाढ़ी बढ़ी हुई, जब वो अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता है। पार्ट का मतलब होता है तेंदुआ, और जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, और सडन एंड क्विक यानी हमेशा वो तैयार रहता है किसी भी चीज़ के लिए। बबल मतलब होता है बुलबुले के समान। बुलबुले के समान इसलिए यूज़ किया गया है कि वो अस्थाई होती है, उसकी जो चीज़ें होती हैं वो सब खोखली होती हैं, मतलब एकदम वो जोश में आ जाता है कोई भी चीज़ करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, रेपुटेशन प्राप्त करने के लिए। रेपुटेशन मतलब प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कुछ भी मरने मारने को तैयार रहता है। इतना ज़्यादा उसके अंदर जोश होता है कि वो कैनन मतलब होता है तोप, और तोप के मुंह में भी जाने से वो नहीं घबराता। तो इस तरह की जब स्थिति होती है तब वो एकदम सैनिक का रूप उसके अंदर हमें दिखाई देता है। उसके बाद में देखिए आगे, अब यहाँ से स्टार्ट होगा ये नेक्स्ट, एंड देन द जस्टिस। और उसके बाद में क्या आता है, जस्टिस यानी न्यायाधीश, कि जब वो एक न्यायाधीश का रोल प्ले करता है तब ये जो स्टेज है न्यायाधीश वाली, इसमें क्या होता है। इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपन लाइंड, यानी फेयर राउंड बेली यानी जो उसका जो पेट है वो गोल मटोल हो जाता है, यानी फेयर राउंड यानी गोल मटोल उसका पेट हो जाता है। बेली यानी पेट, जो तोंद बन जाती है यानी उस अवस्था में जब तक वो पहुंचता है तब। कैपन का मतलब होता है नर चूजा, जैसे छोटा चूजा होता है ना, जैसे फूला फूला सा होता है, वैसे उसका पेट जो है वो बाहर निकल आता है। लाइंड का मतलब होता है भरा हुआ। और सिवियर यानी बहुत कठोर एवं तीक्ष्ण। फॉर्मल यानी औपचारिक। और सॉज, SAWS, सॉज का मतलब होता है कहावतें। और मॉडर्न यानी नवीन, आधुनिक। और इंस्टेंसेस का मतलब होता है उदाहरण। तो जब वो इस स्टेज पर पहुंचता है, एंड देन द जस्टिस यानी जब वो जस्टिस बनता है, इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपन लाइंड, उसका पेट जो होता है वो बाहर निकला हुआ होता है एकदम, और विथ आईज सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी आंखें जो हैं वो, उसकी जो दाढ़ी है वो बड़ी हुई होती है, एकदम फॉर्मल कट होता है उसकी दाढ़ी का। फुल ऑफ वाइज सॉस एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। तो इस जब वो अपने ये वाली अवस्था में होता है तो वो एक न्यायाधीश बन जाता है, और इस भूमिका में वह गोल मटोल तोंद वाला व्यक्ति दिखाई देता है, जिसके पेट में नर चूजे का जैसे मांस भरा होता है ना, वैसे उसका पेट हो जाता है। उसकी आंखें जो हैं वो कठोर एवं तीक्ष्ण होती हैं। दाढ़ी जो है औपचारिक एवं उपयुक्त आकार प्रकार की होती है, यानी एकदम जची हुई होती है, जैसे किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति की होती है। वह बुद्धिमतापूर्ण कहावतों और उक्तियों से भरा हुआ होता है, यानी उसमें वो काफ़ी समझदारी की बातें करता है वो उस समय। और नवीनतम जितने भी नए नए उदाहरण होते हैं वो सारे के सारे उसको कंठस्थ होते हैं, क्योंकि वो न्यायाधीश का रोल प्ले कर रहा होता है, तो उसको हर चीज़ का जवाब उसके पास तैयार होता है, और इस प्रकार वह न्यायाधीश की भूमिका निभाता है। तो यहाँ तक हमने 5 स्टेजेस पढ़ी। अब हम देखते हैं 6th स्टेज में क्या होता है। द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटलून। और जो शिफ्ट का मतलब होता है स्थानांतरित हो जाना, यानी चेंज हो जाना। लीन का मतलब होता है दुबला पतला, और स्लीपर्ड का मतलब होता है जैसे स्लीपर होती है ना चप्पलें, तो स्लीपर्ड यानी चप्पलें पहने हुए। और पैंटालून का मतलब होता है एक अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, और पाउच यानी लटकी हुई जो चमड़ी होती है उसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर। और होज, होज का मतलब होता है कमर से घुटनों अथवा पैरों तक के जो जुराब होते हैं लंबे, उनके बारे में यूज़ किया है। सेव्ड मतलब होता है बचा कर रखना। और वर्ल्ड का मतलब है संसार। और श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना, और वाइड का मतलब होता है चौड़े। और शैंक का मतलब टांगों के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे। बिग मैनली वॉइस यानी भारी जो मर्दाना आवाज़ है उसके लिए यूज़ करा है। और टेरिबल पाइप्स यानी ऊंची पतली जो आवाज़ निकल रही है, पाइप गले के लिए बोल यूज़ किया यहाँ पे। और विसल्स यानी उसमें से सीधी सी आवाज़ निकलना। तो मैं पूरा समझाती हूँ आपको कि द 6th एजेस शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर पैंटलून, यानी कि जो छठी अवस्था है उसमें वह दुबला पतला हो जाता है, भौंडा सा दिखाई देने वाला बूढ़ा आदमी सा लगने लग जाता है। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। स्लीपर्ड पैंटलून का मतलब है कि वह चप्पलें पहने रहता है, उसकी नाक पर जो चश्मा है वो नाक के ऊपर चढ़ा रहता है ढीला होके, और बगल की जो ढीली चमड़ी है जो चेहरे की वो थोड़ी लटक जाती है। हिज यूथफुल होज वेल शेव्ड अ वर्ल्ड टू
वाइड। और जो जवानी के दिनों में उसने अपनी संभाल कर रखी हुई जो थी जुराबें, जो उसने संभाल के रखी थी, वो अब सिकुड़ी जो उसकी टांगें हैं उसमें जब वो पहनता है तो वो काफ़ी ढीली उसको महसूस होती हैं, काफ़ी बड़ी महसूस होती हैं। फॉर हिज श्रंक शैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो भारी मर्दाना आवाज़ है बच्चों जैसी पतली ऊंची आवाज़ में बदल जाती है। जैसे हमने देखा कि जब वो न्यायाधीश था तो उसकी आवाज़ में एक बुलंदी, मतलब एक ठोसता थी, जो एकदम एक स्ट्रांगनेस थी, वो अब वो कमज़ोर पड़ जाती है, पतली हो जाती है उसकी आवाज़ें, और आवाज़ जो है वो कई बार सीटी की भांति भी सुनाई देने लग जाती है, यानी कमज़ोर पड़ जाती है उसकी आवाज़। उसकी अवस्था के साथ साथ उसकी वॉइस भी कमज़ोर हो जाती है। और मतलब पूरा अगर देखा जाए तो भाव ये है कि जब वृद्धावस्था में व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा दुबला पतला हो जाता है, थोड़ा भौंडा सा दिखाई देने लग जाता है, उसका शरीर जो है वो क्रश हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है, उसकी आवाज़ जो है वो भी चेंज होकर बच्चों के समान थोड़ी कर्कश एवं तीखी सी हो जाती है। और देखा जाए कुल मिला के तो कवि ने इस पूरे पैराग्राफ, मतलब ये जो 6th स्टेज समझाई है मनुष्य की, इसमें बहुत अच्छा इसका चित्रण किया है। उसके बाद में हम देखते हैं लास्ट क्या होता है। फॉर हिज श्रंक शैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश टेरिबल पाइप्स, यहाँ तक अब हम पढ़ लिए। एंड विसल्स इन हिज साउंड लास्ट सीन ऑफ ऑल, यहाँ तक अब पूरा मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब क्या होता है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, इट इज सेकेंड childishness and mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything। यानी इसमें कवि ये कह रहा है कि जो 7वीं अवस्था होती है, जो लास्ट सीन जो आ जाता है आदमी का, जो 7वीं अवस्था मनुष्य जीवन में आई है, उसमें क्या क्या चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, ये यहाँ से आता है। जो आपका 7वीं स्टेज है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट सीन। तो इसमें कवि ये कह रहा है कि जो 7वीं तथा अंतिम अवस्था जो है वो इस घटना प्रधान जीवन का अंत कर देती है। यानी जिस स्टेज के ऊपर आप लोग, जो मंच है दुनिया, उसमें एक तरफ से आए थे दूसरी तरफ से आप चले जाओगे, तो जाने से पहले वाली जो अवस्था है 7वीं अवस्था का वर्णन है कि यह दूसरे बचपन के जैसी दिखाई देती है। और यह अवस्था मनुष्य को, उसके दांत टूट जाते हैं, उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, उसको स्वाद आना बंद हो जाता है, और हर तरह की चीज़ों से वो धीरे धीरे जो प्राणी है वो वंचित होने लग जाता है, तो वो एक बच्चे के समान हो जाता है। तो भाव यह है कि व्यक्ति जो है वो इस अवस्था में एकदम निस्सहाय स्थिति में अत्यंत ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है। उसकी जो सारी की सारी इंद्रियां हैं वो निर्बल हो जाती हैं या अक्षम हो जाती हैं। तो एक प्रकार से वह वापस एक शिशु अवस्था में पहुंच जाता है, बच्चे की तरह हरकतें करने लग जाता है, और यह उसका दूसरा बचपन नहीं तो और क्या है। कवि इस चीज़ को कहते हुए आप एक प्रश्न चिन्ह पे ही ख़त्म करता है कविता को, कि ये अगर मानव जीवन जो है इसमें जब 7वीं बचपन से शुरू होकर 7वीं अवस्था तक वापस वो बचपन वाली ही हरकतें मनुष्य करने नहीं लग जाता, तो ये और क्या, यानी ये उसका सेकंड द्वितीय बचपन के रूप में ही तो पहुंचा है वो इस 7वीं स्टेज में। तो आई होप आपको ये कविता जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और बाकी जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो दोबारा से मैं आपको पूरी की पूरी चीज़ें एकदम अच्छी तरह से समझा दूंगी, और इसमें कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स यूज़ हुई हैं इस कविता में, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कि इसमें मोनोलॉग का यूज़ हुआ है। मोनोलॉग का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो है वो अपने विचारों को एक पात्र द्वारा ऊंचे स्वर में प्रस्तुत करता है, एकालाप करता है, और कभी कभी जो वक्ता होता है वो दूसरे पात्र यानी पात्रों या श्रोताओं को सीधे भी संबोधित करता है, उसको मोनोलॉग बोलते हैं। और ड्रामेटिक मोनोलॉग यानी नाटकीय एकालाप, नाटक के रूप में जो एकालाप किया जाता है। और सोलेल की मतलब होता है आत्मभाषण, यानी यह अपने विचारों को अपने आप अकेले में या श्रोताओं पर ध्यान दिए बिना प्रकट करता है, यानी मुंह में जैसे बड़बड़ करके हम कुछ बोलते हैं ना, उसके लिए यूज़ करते हैं। और ये जो कविता है ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई है, तो ये आपको रिक्त कविता है ये। तो आगे मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी तो ये सारे के सारे जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो भी समझाऊंगी। तब तक आप एक बार इस पूरी पोएम को पढ़ लीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप बढ़िया इसकी तैयारी कीजिएगा। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं मॉडल पेपर में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आई होप
अब आप बढ़िया तैयारी करेंगे और पोएट के बारे में कुछ यहाँ पे पंक्तियाँ दी हुई हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको कवि के बारे में कोई भी कविता अगर पढ़ते हैं तो कवि के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ आपको। अबाउट द पोएम, विलियम शेक्सपियर 1564 to 1660 was an English poet, playwright, actor, and dramatist. He is often called the Bard of Avon. His works include 38 plays, 154 sonnets, and 2 long narrative poems. His plays have been translated into major modern languages and are performed the world over. Shakespeare produced most of his famous works between 1589 to 1613. His plays were primarily really comedies, histories, tragedies, and tragicomedies. Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, As You Like It, The Merchant of Venice are considered to be some of his finest plays. ये बहुत सारे नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं. This poem is a monologue taken from famous Shakespearean comedy As You Like It. As You Like It जो एक कॉमेडी है उसमें से मोनोलॉग लिया गया है, ये आपको जो बताया है. It is spoken by Malarkey Jacques. According to the poet, man's life can be divided into 7 stages: infant, schoolboy, lover, soldier, justice, pantaloon, and old age. It is one of Shakespeare's often quoted monologues written in iambic pentameter. Many writers from Pythagoras to present day have compared the world to stage. यानी संसार को एक स्टेज के साथ इस पूरी कविता में तुलना की गई है. यानी जो विलियम शेक्सपियर हैं वो एक अंग्रेज़ कवि हैं, नाटककार हैं, अभिनेता हैं और अक्सर बार्ड ऑफ एवन उनको कहा जाता है. उनकी जो रचनाएं हैं उसमें 38 नाटक और 154 चतुर्दशपदी यानी सोनेट्स जो हैं वो लिखे गए हैं. 2 लंबी जो कविताएं भी इसके अंदर सम्मिलित हैं. उनके बहुत सारे विश्व में प्रसिद्ध नाटक भी हैं, जैसे कि जिन्होंने स्टेज पे रंग भर दिया. जैसे शेक्सपियर ने अपनी अधिकतर जो रचनाएं हैं वो 1589 से लेके 1613 के बीच में की थी और उनके नाटक मुख्य रूप से कॉमेडीज़ भी होते हैं, सुखांतिकाएँ भी होती हैं, ऐतिहासिक नाटक भी हैं, दुखांतिकाएँ भी हैं, ट्रेजिक कॉमेडीज़ भी हैं और कुछ नाटकों के इसमें नाम दिया गया है जैसे हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, मैकबेथ है और एज यू लाइक इट और मर्चेंट ऑफ वेनिस जो उनके बहुत ही फेमस नाटक माने जाते हैं, वो बहुत प्रसिद्ध हैं. और ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं ये शेक्सपियर की जो एक दुखांतिका है, ट्रेजेडी है, एज यू लाइक इट इज़ इसका नाम है. उसमें एक प्रसिद्ध एकालाप है. तो जो ये आपको याद रखना है कि कहाँ से ली गई है ये कविता. शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा हुआ एक नाटक है जिसका नाम है एज यू लाइक इट और उसी के अंदर से ये जो कविता है ये ली गई है. और इसमें जैक्स नाम का जो व्यक्ति है वो बोलता है, तब ये पूरी की पूरी अवस्थाएं जो है उनका चित्रण किया गया है. कवि के अनुसार मानव का जो जीवन है वो 7 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सबसे पहला जो उसका बचपन है, शिशुअवस्था, विद्यार्थी अवस्था, प्रेमी अवस्था, सैनिक अवस्था, न्यायाधीश अवस्था, पेंटोलन अवस्था तथा वृद्धावस्था. आपको इन सभी अवस्थाओं के कुछ पॉइंट्स याद कर लेने हैं ताकि आपका अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर पाएँ. और 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट इस कविता के बारे में आप पक्का याद कर लीजिए कि ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई कविता है और एकालाप है. तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको याद करनी है कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं और मोनोलॉग्स हैं. तो बाकी चीज़ें हम क्वेश्चन आंसर्स के टाइम पे डिस्कस कर लेंगे और तब तक आप लोग बढ़िया अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, पढ़ते रहिए. हैव अ नाइस डे. और जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखें कि आपको क्या जो ये कविता है वो समझ में आई. और मेन जो पॉइंट्स हैं, जो तीनों कविताएं आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में आपको नोट्स भी इसमें एक वीडियो बना के डाल दूँगी, तो आप उससे पढ़ाई कर लीजिएगा. और अब मैं चलती हूँ. स्टडी हार्ड और लिख के याद करिए. पोएम के सारे क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि पोइट्री सेक्शन जो है वो बहुत स्कोरिंग होता है. अब मैं चलती हूँ. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. बाय बाय.